हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंश्योरेंस क्लेम्स और ये एक रिविजनरी वीडियो है। तो इंश्योरेंस क्लेम से जनरली 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, चाहे आप ओल्ड सिलेबस देख लीजिए चाहे न्यू सिलेबस देख लीजिए। दोनों ही सिलेबस में 10 मार्क्स का हर अटेम्प्ट में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ ही है। तो ये आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपका गारंटीड 10 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा एग्जाम में। आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। उसके बाद जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको लिख के दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आपको अच्छे से एक बार वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेने हैं, वो क्वेश्चंस को। ठीक है, वो करना है आपको। डेफिनेटली आपका इस चैप्टर पे कमांड आ जाएगा। प्लस एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं, जैसे आप लोग जानते हैं कि मैं सीए इंटर ग्रुप 1 अकाउंटिंग की रिविजनरी वीडियोस बना के डाल रहा हूं चैप्टर वाइज। तो आई सजेस्ट कि आप अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियोस रिकमेंड कीजिएगा ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिले। एंड अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस नहीं करें। ठीक है, विद दिस नोट चलिए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर है इंश्योरेंस क्लेम्स। तो कोई भी बिजनेस एक इंश्योरेंस क्यों लेता है? ताकि देखिए, बिजनेस को डर होता है कि अगर फायर लग गया, उसके बिजनेस में आग लग गई, या अर्थक्वेक आ गया, या चोरी हो गया, या और कोई भी अनफोर्सीन सिचुएशंस अगर हो जाता है जिसके कारण बिजनेस को लॉस हो जाता है, तो उस लॉस से खुद को प्रोटेक्ट कराने के लिए बिजनेस इंश्योरेंस लेती है। ठीक है, तो हमारे चैप्टर में अभी और कुछ नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ लॉस बाय फायर पढ़ना है। लॉस बाय फायर, आग लगने से जो लॉस होगा हमें वो पढ़ना है। तो आग लगने से क्या लॉस होता है एक बिजनेस को? सबसे पहला लॉस होता है लॉस ऑफ स्टॉक। मतलब उसके फैक्ट्री में जितना भी सामान पड़ा हुआ होगा वो सामान जल जाएगा, तो ये लॉस ऑफ स्टॉक। तो इसका एक हम लोग को पढ़ना है, इसके लिए इंश्योरेंस क्लेम कैसे होगा वो पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है हमें लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? सपोज कीजिए मेरा इस दिन आग लगा, आज के दिन मेरा आग लगा 22 अगस्त 2020 को मेरे फैक्ट्री में आग लग गया। तो आग लगने के कारण मेरे फैक्ट्री में भी आग लग गया, मेरे ऑफिस में भी आग लग गई। तो मेरे आग लगने के कारण हो सकता है कुछ समय तक मैं अपना बिजनेस को ठीक से नहीं चला पाऊं, मतलब हमारा बिजनेस इंटरप्टेड हो सकता है। तो ये जो पीरियड होगा, जिस पीरियड में हमारा बिजनेस इंटरप्टेड है, इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं इंडेमनिटी पीरियड। मैं आपको बताऊंगा डिटेल में अभी। तो इस पीरियड में हमारा सेल्स अच्छे से नहीं हो सकता है, हमारा धंधा अच्छे से नहीं होता है, तो हमारा प्रॉफिट का नुकसान हो जाता है। तो इसलिए भी हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं। तो हमें ये दोनों बातें पढ़नी है। ठीक है, आइए वन बाय वन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है, आइए। तो अब हम लोग पढ़ते हैं लॉस ऑफ स्टॉक। तो मैं आप लोगों को इसमें कैसे पढ़ाऊंगा, पहले आपको जो स्टेप्स है क्लेम निकालने का वो एक बार समझाता हूं, फिर मैं इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूंगा और एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो देखिए, अगर आपका सपोज कीजिए आपके किसी फैक्ट्री में आग लग जाता है, तो फैक्ट्री में आग लगने के बाद जो स्टॉक होता है वो तो जल के पूरा राख हो जाता है। तो आपको वो राख को देख के आप पता नहीं लगा सकते हैं कि आपका कितना का स्टॉक जल गया। तो उसमें आप कैसे पता लगाएंगे कि कितना का स्टॉक जला? तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको पता लगाना है कि आपका टोटल स्टॉक क्या था जिस दिन आग लगा उस दिन टोटल स्टॉक आपके पास कितना था। सेकेंड, आपको लिखाना है जो ये जो आग लगा उसके कारण आपको टोटल लॉस कितना हो गया, ये निकालना है। ठीक है, अब इस टोटल लॉस में से कितना अमाउंट हम लोग क्लेम कर सकते हैं वो निकालना होगा हमें। तो इसमें दो होता है तरीका निकालने का, एक एवरेज क्लॉज, एक होता है नॉट एन एवरेज क्लॉज। तो कैसे निकालते हैं मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल। तो मैं इसको रब कर देता हूं पहले। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए, सपोज कीजिए यहां पे आपका ओपनिंग स्टॉक है, आपका इस दिन आग लग गया, ये आपका है 1 अप्रैल 2020।
और आपका आग लगा है 22 अगस्त 20 को, ठीक है। आपका इस दिन स्टॉक था सपोज कीजिए 50,000 का, और वो क्वेश्चन बोलेगा आपको यहां से यहां तक, मतलब जिस दिन पर आपका आग लगा है उस दिन तक कंपनी ने परचेज किया, गुड्स को परचेज किया, कितना का, 1 लाख का गुड्स को परचेज किया कंपनी ने, और सेल कितना हुआ, 1,30,000 का सेल हो गया, 1,30,000 का सेल हुआ। तो ये डेटा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए इसको हम लोग 1,60,000 कर देते हैं, ये क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है। और इस 1,60,000 के ऊपर कंपनी ने ग्रॉस प्रॉफिट 20% का कमाया है। आपके पास बस इतना डेटा दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, और आपको बोलेगा इस दिन का क्लोजिंग स्टॉक निकालो। तो कैसे निकालेंगे आप लोग यहां पे क्या करेंगे, आप लोग बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट यहां पे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, कितना है आपका ओपनिंग स्टॉक, 50,000। फिर आप लिखेंगे टू परचेजेस, परचेज आपका कितना है, 1,00,000 रुपया। फिर आप लिखेंगे बाय सेल्स, सेल्स आपका कितना है, 1,60,000 रुपया। और अब आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 20%, तो इसका 20% आप यहां पे लिख देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू जीपी। 20% कितना होगा, 32,000। अब आपका क्या हुआ, आपको ये मालूम है ट्रेडिंग अकाउंट के सारे टेस्ट। अब आपका क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो आपका निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर टू क्लोजिंग स्टॉक। तो कितना हुआ, डेट 1,50,000, 182 माइनस 160, 22,000। मतलब क्लोजिंग स्टॉक आपका बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। ये निकल गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो इस तरह से आपको कैसे ट्रेडिंग, आपको सारा यहां इस पीरियड का पूरा डिटेल दिया रहेगा, टिल द डेट ऑफ फायर का पूरा डिटेल्स आपको दिया रहेगा, और आपको निकालना होगा क्लोजिंग स्टॉक। तो आप क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बना के क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे। बट आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एग्जाम में क्या करेगा, एग्जाम में आपका ग्रॉस प्रॉफिट का डिटेल्स नहीं देगा आपको एग्जाम में, यहां पे इंस्टेड उसके बदले क्या करेगा, आपको ये प्रीवियस ईयर का डिटेल्स देगा। बोलेगा यहां पे स्टॉक कंपनी के पास है 60,000 रुपया का, और प्रीवियस पूरे साल में परचेजेज हुआ है कंपनी का 2 लाख रुपया, एंड कंपनी ने सेल किया है 2,60,000 रुपया का, ठीक है। ये डेटा आपके पास दिया हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ होगा, परचेजेस दिया है, सेल्स दिया है, ये पिछले अगले साल का ओपनिंग स्टॉक, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक हो गया। तो आपको क्या बनाना है, यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। फिर आपको ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक आपका आ जाएगा 60,000, परचेजेस आ जाएगा आपका 2 लाख रुपया, सेल आ जाएगा आपका 2,60,000, और क्लोजिंग स्टॉक आ गया आपका 50,000। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए, 3,10,000 माइनस 2,60,000, 50,000 आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज कितना आया, 50,000 डिवाइडेड बाय 2,60,000, ये आपका आ गया 19.23%। तो आपको अब ये 19.23% को यहां पे मल्टीप्लाई करके ये फिगर को अराइव करना होगा। मतलब यहां पे फिगर चेंज हो जाएगा, अकॉर्डिंगली जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा उस फिगर में आप अप्लाई करना। मतलब जब यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट एट द रेट 19.23% लेना होगा। ये आपका क्वेश्चन इस तरह से आएगा। क्वेश्चन में एक और अमेंडमेंट कर सकता है, इसमें एक और चेंज कर सकता है। अब वो चेंज क्या करेगा, बोलेगा प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में ग्रॉस प्रॉफिट आपका 2% से बढ़ गया है, या 3% से बढ़ गया है, या गिर गया है, जो भी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज कीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ 2% से बढ़ गया है, तो आप क्या करेंगे, 19.23 प्लस 2%, मतलब 21.23% लेंगे आप, 21.23। तो यहां पर फिर कितना आ जाएगा आपका
21.23% आ जाएगा आपका। तो अकॉर्डिंगली फिर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैंने अभी तक आपको क्या समझाया, सबसे पहला हम लोग क्या करना है, इस दिन का स्टॉक निकालना हमारा मेन मोटिव होना चाहिए। तो अगर आपको इस साल का ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है तो सिर्फ इस यहां तक का ट्रेडिंग अकाउंट बना लीजिए आप और क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर निकाल दीजिए। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज नहीं दिया हुआ है तो प्रीवियस ईयर का डेटा दिया हुआ होगा, प्रीवियस ईयर का डेटा से ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लीजिए। अगर उसमें कोई एडजस्टमेंट करने बोल रहा है तो एडजस्टमेंट कर दीजिए और अपना क्लोजिंग स्टॉक फिर उसको उस ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज को यहां पे अप्लाई करके अपना क्लोजिंग स्टॉक निकाल लीजिए। हमारा निकालने का मेन मोटिव ये फिगर है, हमारा ये मोटिव निकालने का है। तो अब इसमें क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपका, 22,000 रुपया, ठीक है। तो अब हम लोग अपने सेकंड स्टेप पे चलते हैं। इसको मैं रब कर दे रहा हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है। तो अब हमें पता चल गया जिस दिन आग लगा था उस दिन हमारे पास टोटल स्टॉक था 22,000 रुपया का, 22,000 का। हमें निकालना क्या है, टोटल लॉस। तो अब आप लोग क्वेश्चन आने से, सर मेरे वेयर हाउस में तो 22,000 का सामान था, 22,000 का गुड्स था, तो टोटल लॉस भी तो हमारा 22,000 का हो गया ना। आपके हिसाब से आप सही हो, बट इसमें कुछ कुछ आइटम आते हैं। सपोज कीजिए अगर किसी बिजनेसमैन के फैक्ट्री में अगर आग लग रहा होगा तो वो कुछ कुछ सामान तो बचाने का कोशिश करेगा ना। तो इसमें सपोज कीजिए उसने 4,000 का सामान बचा लिया, मतलब आग जब लगा तो अपने स्टाफ को बोला कूदो कूदो आग में कूदो, सामान बचाओ मेरा। तो 4,000 का सामान उसने बचा लिया, तब उसका सामान कितना का जला, 18,000 का जल गया। बट इस 4,000 को बचाने के लिए, इस 4,000 को बचाने के लिए उसका खर्चा लग गया 1,600 रुपया का। 1,600 रुपया खर्चा लग गया उसका, 4,000 का सामान बचाने के लिए 1,600 रुपया खर्चा लग गया। तो इसका टोटल लॉस कितना हो गया, मतलब आप बताइए उसका 4,000 का सामान बचा, 1,600 रुपया खर्चा लग गया, तो अल्टीमेटली फायदा कितना का हुआ, 2400 का ही फायदा हुआ ना। तो आपको यहाँ पे 18,000 यानी 19,600। इसको आप अगर दूसरी तरह से देखेंगे तो आपका सामान कितना चला था, 22,000 का सामान लॉस से, फायर से एक्सपोज हुआ था, बट आपका फायदा कितना का हुआ, 4,000 का सामान तो जल गया, 1,600 का 4,000 का सामान मैंने बचा लिया और 1,600 रुपया मैंने खर्चा कर दिया इस सामान को बचाने के लिए। तो हमारा कितना हुआ, 4,000 माइनस 1,600, इतना का फायदा हुआ, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2,400। तो इसको अगर माइनस करेंगे तो आपका आ गया 19,600। अगेन ये हो गया हमारा टोटल लॉस। तो हमने पहले स्टेप क्या बताया था, जिस दिन आपका आग लगा उस दिन का टोटल स्टॉक निकाल लो। हमने टोटल स्टॉक निकाल लिया, तो फिर हमें क्या बताया, टोटल लॉस निकालो। टोटल लॉस कैसे निकलता है, टोटल स्टॉक माइनस स्टॉक सैल्वेज। स्टॉक सैल्वेज मतलब स्टॉक कितना आपने बचा लिया, स्टॉक सैल्वेज, ठीक है। और फिर उस स्टॉक को बचाने के लिए आपने कितना खर्चा किया उसको हम लोग बोलते हैं फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस, फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस, फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस। अब जो इन दोनों अमाउंट को एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट आया आपका 19,600, ये हो गया आपका टोटल लॉस। टोटल लॉस, ये हो गया टोटल लॉस। अब हमें समझना है क्लेम अमाउंट, ठीक है। तो मैं इसको यहां पे डिलीट कर रहा हूं, हटा रहा हूं, ठीक है। आपका यहां पे मैं लिख दे रहा हूं टोटल लॉस आपका कितना का था, 19,600 का था, और टोटल स्टॉक आपका कितने का था, 22,000 का था। अब एक बात बताइए मुझे, अगर आपका स्टॉक, आपके वेयर हाउस में स्टॉक 100 रुपया का था, सपोज कीजिए अगर आपके स्टॉक वेयर हाउस में स्टॉक 100 रुपया का था और आपने पॉलिसी लिया 80 रुपीज का, तो
आप क्या बोलेंगे? अगर आपको इसी केस में अगर आपको लॉस 50 रुपया का हो जाता है तो क्या इंश्योरेंस कंपनी आपको 50 रुपया दे देगी? वो बोलेगी नहीं। जब तुम्हारे पास 100 रुपया का स्टॉक था तो तुमको 100 रुपया का इंश्योरेंस लेना चाहिए था, बट तुमने 80 रुपया का ही इंश्योरेंस लिया, तो तुमने अंडर इंश्योरेंस लिया, तो तुमने अपने सिर्फ 80% ऑफ द स्टॉक को इंश्योर कराया। तुम्हारा 20% ऑफ द स्टॉक इज अनइंश्योर्ड। तो अगर तुम्हारा 50 रुपया का नुकसान होगा, अगर तुम्हारा 50 रुपया का नुकसान होगा तो 50 रुपया का 80% ही मैं बियर करूंगी, मतलब 40 रुपीज दूंगी तुम्हें क्लेम। ये बोला है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को ही बोला जाता है एवरेज क्लॉज। तो अगर आपका सपोज कीजिए इस केस में मेरा पॉलिसी अमाउंट था ₹20,000, मैंने पॉलिसी 20,000 के ली, मेरा स्टॉक था 22,000 का, बट मैंने पॉलिसी लिया सिर्फ 20,000 का, तो मेरा कितना परसेंटेज स्टॉक इंश्योर्ड था? परसेंटेज ऑफ स्टॉक इंश्योर्ड वो निकालना होगा मुझे। वो हो गया आपका 20,000 बाय 22,000 इक्वल्स टू कितना होता है आपका 90.91% आपका स्टॉक इंश्योर्ड था और आपका नुकसान हुआ 19,600। तो इससे आपके टोटल लॉस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होता है 17818, इतना आपका हो जाएगा क्लेम अमाउंट। तो मैंने ये क्या किया, अगर आपको बुक में देखेंगे तो फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, टोटल लॉस इनटू पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल स्टॉक। तो वो क्या करता है, पॉलिसी अमाउंट बाय टोटल स्टॉक करके निकालता है परसेंटेज ऑफ स्टॉक इंश्योर्ड। देखिए मैंने भी वही किया, 20,000 पॉलिसी अमाउंट, 22,000 स्टॉक इंश्योर्ड, तो वो निकाला परसेंटेज ऑफ स्टॉक विच इज इंश्योर्ड इनटू टोटल लॉस, वही परसेंटेज ऑफ स्टॉक विच इज इंश्योर्ड इनटू टोटल लॉस, उसने वो निकाला। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था लॉस ऑफ स्टॉक का, एवरेज क्लॉज का। अगर सर एवरेज क्लॉज नहीं होगा तो क्या करेंगे? इसी केस में देखिए इंश्योरेंस क्लेम अगर एवरेज क्लॉज नहीं होता है तो बोलता है क्लेम अमाउंट विल बी इक्वल्स टू टोटल लॉस, विल बी इक्वल्स टू टोटल लॉस बट नॉट एक्सीडिंग द पॉलिसी अमाउंट। मतलब इस केस में क्या होगा, क्लेम अमाउंट विल बी 19,600, पॉलिसी अमाउंट 20,000 है तो 19,600। अगर सपोज कीजिए ये लॉस मेरा 19,600 नहीं होके 29,600 होता और पॉलिसी अमाउंट 20,000 ही होता, तो हम लोग क्या 29,000 क्लेम कर लेते? नहीं, तो हम लोग 20,000 ही क्लेम कर पाते। मतलब अप टू पॉलिसी अमाउंट, क्लेम कैन नॉट एक्सीड द पॉलिसी अमाउंट, ये बोल रहा है। ठीक है, तो अब आपको देखना होगा यहाँ पे एवरेज क्लॉज है या नहीं है क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन बोल रहा है एवरेज क्लॉज तो आपको एवरेज क्लॉज लगाना है, अगर क्वेश्चन बोल रहा है नॉट एन एवरेज क्लॉज तो आपको एवरेज क्लॉज नहीं लगाना है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको एवरेज क्लॉज लगा के आना है। ठीक है, दैट इज इट। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आपके आईसीआई के स्टडी मटेरियल से एक क्वेश्चन है एबनॉर्मल लॉस वाला, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और फिर बताऊंगा कि एग्जाम में जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स, वो क्या होता है जो आप लोगों को नहीं दोहरानी है। आइए डिस्कस करते हैं उस एग्जांपल को। तो ये आईसीआई न्यू सिलेबस के स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन 5 है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं। मैं फॉर द ईज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन को प्लॉट कर दिया हूं पूरे यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैं एक बार रीड कर देता हूं आप लोगों के लिए तो आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। तो क्या बोल रहा है, इसमें 2 साल का डेटा दिया हुआ है। तो फर्स्ट ये है, अब बोल रहा है इस दिन मेरा फायर लग गया मेरे वेयर हाउस में और ओपनिंग स्टॉक था 79,600 का और परचेजेस इस पीरियड में, मतलब जो ओपनिंग फिगर से टिल द डेट ऑफ फायर परचेज मैंने इतना किया, सेल मैंने इतना किया। और बोल रहा है ओपनिंग स्टॉक में एक ऐसा स्टॉक इंक्लूडेड था जिसमें इसका ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब परचेज कॉस्ट 6,900 था और उसमें हम लोगों ने 2,300 रुपया 2,300 रुपीज राइट ऑफ कर दिया था। और इसी स्टॉक में से ड्यूरिंग द ईयर कुछ सेल भी हुआ है जिसका ओरिजिनल कॉस्ट 3,450 था और वो सेल हुआ है एट ए लॉस ऑफ 250, मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो गया होगा इसका 3,200।
तो अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो ये जो स्टॉक है ये एक एबनॉर्मल स्टॉक है। तो ये एबनॉर्मल स्टॉक क्यों है सर, क्या होता है एबनॉर्मल स्टॉक? एबनॉर्मल स्टॉक वो स्टॉक होता है जिसका ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज अदर गुड्स से अलग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल स्टॉक। इन द केस ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, अगर जनरल कैसे बोलेंगे, एबनॉर्मल स्टॉक वो होता है जिसका सेलिंग लाइन पुअर होता है, मतलब जो नॉन मूविंग स्टॉक होता है या धीरे धीरे जाता है या कम रेट ऑफ कम ग्रॉस प्रॉफिट में सेल होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एबनॉर्मल स्टॉक। तो इंश्योरेंस क्लेम्स के चैप्टर में इसका क्या ट्रीटमेंट देंगे सर? तो इसका ट्रीटमेंट ये होगा कि हम लोग पूरे जो भी कैलकुलेशन करेंगे टिल स्टेप 1, सिर्फ स्टेप 1 में हम लोग जो भी कैलकुलेशन करेंगे, मतलब कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, वो में उस स्टेप में हम लोग एबनॉर्मल स्टॉक को पूरा एक्सक्लूड करके चलेंगे। पूरा कैलकुलेशन में एबनॉर्मल स्टॉक को एक्सक्लूड करके चलेंगे। सर ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, हम लोग सबसे पहले अपने प्रोसेस में क्या करते हैं, इसमें आपका ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और उससे ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज निकालते हैं। तो हमारा यहाँ पे ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट बनाने का मोटिव क्या है? हमारा मोटिव है यहाँ पे टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, इसका ये क्लोजिंग स्टॉक है इस साल के लिए। इस क्लोजिंग स्टॉक में बोल रहा है जो ओरिजिनल कॉस्ट 6900 था, जो कि आपका परचेज में इंक्लूडेड होगा, क्योंकि आपके ओपनिंग स्टॉक में नहीं है, तो आपने परचेज किया होगा ये स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। तो जो परचेज किया आपने 6900 का, उसमें 2300 राइट ऑफ कर दिए। तो अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा और सिर्फ इस अकाउंट को रिफ्लेक्ट करूं इसमें, तो क्या आ रहा है आपका परचेज, ओपनिंग स्टॉक में कुछ नहीं आएगा, परचेजेस में आपका इसमें आ जाएगा 6900, सेल्स में कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये इस ईयर में सेल नहीं हुआ है, सेल्स में कुछ नहीं आएगा। और क्लोजिंग स्टॉक में 6900 था, 2300 राइट ऑफ कर दिया, तो आ गया कितना, 6900 माइनस 2300, तो आ गया 4600 यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट में लॉस आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, यहाँ पे आपका ये ग्रॉस लॉस आ जाएगा, ग्रॉस लॉस ऑफ 2300 आ गया यहाँ पे आपका। तो आप बताइए, आपने सेल भी नहीं किया और आपका ग्रॉस लॉस आ गया, तो इसलिए ये हमारा ग्रॉस जीपी परसेंटेज को इंपैक्ट कर देता है। और अगर जीपी परसेंटेज गलत आएगा तो आपका इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस भी गलत आएगा। तो इसलिए दैट इज द रीजन हम लोग क्या करते हैं, इसको एक और अलग तरह समझाऊं। सपोज कीजिए आपके पास 3 स्टॉक है, ए, बी एंड सी। ये आपका 20% ग्रॉस प्रॉफिट में सेल होता है, ये आपका 20% ग्रॉस प्रॉफिट सेल होता है, बट ये आपका नेगेटिव 5% मतलब 5% के लॉस में सेल होता है। और आपका जनरली बस ये एक्सेप्शनल सिनेरियो है, जो कंपनी के पास सारे गुड्स है वो 20% में ही सेल ऑफ हो रहे हैं। तो आपका कंपनी का नॉर्मल सिनेरियो में तो ग्रॉस प्रॉफिट 20% है, बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन दोनों का एवरेज लेना चाहते हैं। बट अगर आप इसको भी इंक्लूड कर देंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट अराउंड 18 या 19% आएगा। दैट इज नॉट द करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे कैलकुलेशन में हम लोग एबनॉर्मल स्टॉक को एक्सक्लूड करके चलते हैं। तो आइए अब हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग इस साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। इस साल के ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे होगा बताइएगा। ओपनिंग स्टॉक आपका कितना है, 73,500। आपका परचेजेस है 3,98,000, बट इस परचेज में 6,900 भी इंक्लूडेड है। तो आप कितना रिकॉर्ड करेंगे, 3,98,000 माइनस 6,900, तो ये आपका आ जाएगा 3,91,100। ठीक है, आपका सेल्स में कोई भी अबनॉर्मल आइटम्स नहीं है, 4,87,000। और आपका आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना का आपका है, क्लोजिंग स्टॉक बोल रहा है 79,600 का है।
बट इसमें 2300 रुपीज ऑलरेडी रिटर्न ऑफ है 6900, मतलब कितना बाकी है। हम लोग को आइडियली 6900 पूरा यहां से हटाना चाहिए था, बट 2300 ऑलरेडी रिटर्न ऑफ है इससे, ठीक है। तो इसमें हम लोग को 4600 रुपीज हटा देंगे। 4600 कहां से आया? 6900 माइनस 2300, ठीक है। तो ये आ गया आपका 75,000। तो आपका आया ग्रॉस प्रॉफिट कितना? ग्रॉस प्रॉफिट आपका आएगा, कैलकुलेट कीजिए, 75,000 प्लस 4,87,000 माइनस 391100 माइनस 73,500, 97,400। और ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज कितना भाई हो गया? 97,400 डिवाइड बाय 4,87,000, ये हो गया आपका 20%। ये हो गया आपका 20%, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इस 20% को यहाँ पे यूज करना है, यहाँ पे यूज करना है, और अपना क्या निकालना है? क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। आइए इस साल का भी ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं हम लोग। तो इस साल का अगर हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो इसमें ओपनिंग स्टॉक कितना होगा? देखिए ये वाला फिगर लेंगे हम लोग, अगेन 75,000। अब आता है परचेजेस। परचेजेस कितना है? 1,60,000। इसमें आपको चेक करना हो कोई भी एबनॉर्मल आइटम्स नहीं है, सारे एबनॉर्मल आइटम्स को हम लोग को हटा के चलना है। तो एबनॉर्मल आइटम्स में तो नहीं है, तो 1,62,000 पूरा का पूरा हो जाएगा। अब आता है आपका सेल्स। सेल्स आपका है 2,31,200 का, बट इसमें आप देखिए, इसमें से हम लोग कुछ स्टॉक यहाँ पे सेल किए हैं एट ए लॉस ऑफ 250, जिसका ओरिजिनल कॉस्ट था 3450। तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा? 3450 माइनस 250, दैट इज 3200। तो हम लोग को यहां से अगेन इसको निकाल देंगे, तो कितना होगा? 231,200 माइनस 3200, तो ये आपका आ जाएगा 2,28,000, ठीक है। अब हम लोग इस पे 20% कैलकुलेट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट 20%, ग्रॉस प्रॉफिट तो आ जाएगा आपका 45,600, एंड आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। तो क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है आपका? कैलकुलेट करके बताइए मुझे। ये आपका आ जाएगा 75,000 प्लस 1,62,000 प्लस 45,600 माइनस 228,000, दैट इज 54,600। ये आ गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां तक आई एज्यूम आप लोगों को कोई डिफिकल्टीज नहीं हुई होगी समझने में। आपको करना क्या है, जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल समझाया था, डॉट टू डॉट आपको वैसे ही करना है। बस एक बात याद रखना है कि जो भी एबनॉर्मल आइटम्स जहां भी इंपैक्ट किया है और जितने अमाउंट से इंपैक्ट किया है उसको निकाल दो, चुन चुन के एक एक वायरस को निकाल दो। समझ लो कि ये एबनॉर्मल आइटम्स जो है वो वायरस है और ये अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तो अच्छे प्रोडक्ट्स को से वायरस को निकाल के फेंक दो, ठीक है। तो आपको यही करना है। देखिए यहाँ पे वायरस था, हमने वायरस को निकाल दिया, यहाँ पे वायरस था, हमने वायरस को निकाल दिया, यहाँ पे वायरस था, हमने वायरस को निकाल दिया। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया 54,600। बट ये क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ नॉर्मल स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक है, नॉर्मल स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक है 54,600। ये नॉर्मल गुड्स का है, नॉर्मल गुड्स का। अब हमें निकालना होगा एबनॉर्मल स्टॉक, क्योंकि आग तो एबनॉर्मल स्टॉक में भी लगा है ना, तो लॉस तो वो भी हुआ है, तो उसका भी क्लोजिंग स्टॉक निकालना होगा। तो सर उसका स्टॉक कैसे निकाले? देखिए आपने परचेज कितना किया था 6900 का, आपने सेल कितना कर दिया 3450 का, तो आपके पास बचा कितना 3450, आपके पास बचा है एबनॉर्मल आइटम्स। ये हो गया। तो आपका स्टेप 1 यहां पे कंप्लीट होता है। कैलकुलेट द टोटल स्टॉक लॉस ड्यू टू फायर। टोटल स्टॉक आपने निकाल लिया। तो मैं अब इस कैलकुलेशन को रब कर रहा हूं और हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। तो हम लोगों ने निकाल लिया टोटल स्टॉक, कितना था 54,600 प्लस 3450। तो आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आता है 54,600 प्लस 3450, 58050। ये आ गया आपका टोटल स्टॉक, ये आ गया आपका टोटल स्टॉक।
अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या था, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टोटल लॉस। तो टोटल लॉस हम लोग क्या देखते हैं, इससे कुछ स्टॉक बचा है या नहीं बचा है, मतलब स्टॉक सैल्वेज एंड फायर फाइटिंग एक्सपेंस। तो आइए क्वेश्चन में देखते हैं कुछ स्टॉक सैल्वेज है या फायर फाइटिंग एक्सपेंस है या नहीं है। तो क्वेश्चन बोल रहा है द वैल्यू ऑफ स्टॉक सैल्वेज इज 5800, मतलब 5800 का स्टॉक आपका सैल्वेज हो गया। तो आपका टोटल लॉस कितना हुआ, माइनस 5800। तो आपका टोटल लॉस हो गया 52250। ये आपका टोटल लॉस हो गया। तो आपको टोटल स्टॉक मालूम है, टोटल लॉस मालूम है, और पॉलिसी अमाउंट के लिए बुक बोल रहा है 50,000। पॉलिसी अमाउंट बोल रहा है, पॉलिसी अमाउंट इज 50,000। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ स्टॉक इंश्योर्ड निकाल लेंगे। परसेंटेज ऑफ स्टॉक इंश्योर्ड वो कितना होगा, पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल स्टॉक। पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल स्टॉक वो कितना आता है, देखिए 50,000 पॉलिसी था और लेना कितना चाहिए था, 58050 का लेना चाहिए था हमें, मतलब 86.13% का लेना चाहिए था हमें टोटल स्टॉक इंश्योरेंस। 86.13 का हमने स्टॉक को इंश्योर कराया है। लेना चाहिए था 580,580 का, बट हमने लिया सिर्फ 50,000 का, मतलब 86.13% ऑफ द स्टॉक इज इंश्योर्ड। तो हमारा टोटल क्लेम कितना होगा, 52250 इंटू 86.13%, कितना होता है 45,004 रुपीज। ये हो गया आपका टोटल क्लेम अमाउंट, ये हो गया टोटल क्लेम अमाउंट। तो स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक क्या करते हैं, स्टूडेंट्स मिस्टेक सबसे पहला ये करते हैं, वो एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल आइटम्स को हटाना भूल जाते हैं, वो इसको हटाते ही नहीं हैं। तो उनका गलती क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट जो रेट आता है वो ही गलत आता है। अल्टीमेटली टोटल स्टॉक जो ये फिगर आया ये ही गलत आता है उनका, ये फिगर गलत आता है उनका। तो अकॉर्डिंगली उनका क्वेश्चन पूरा ही गलत हो जाता है। क्वेश्चन एकदम सेम है, बस एक काम करना है, एबनॉर्मल स्टॉक को समझ लीजिए वो वायरस है, उसको निकाल के फेंक दीजिए और लास्ट में उसको जितना बैलेंस बच रहा है उसको कंसीडर कर लीजिए, और कुछ भी नहीं करना है यहां तक। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। मैं अब आपको एग्जामिनर्स के कमेंट्स से बताता हूं कि और क्या क्या मिस्टेक्स होता है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कॉमनली मेड मिस्टेक्स बाय स्टूडेंट्स इन द एग्जाम। एग्जाम में क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग लॉस ऑफ स्टॉक का क्लेम, ठीक है। तो सबसे पहला बात, आपको क्वेश्चन में जो क्लोजिंग स्टॉक निकालना है ऑन द डेट ऑफ फायर, जो आप लास्ट वाला निकालते हैं ना, डेट ऑफ फायर वाला जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उसमें आपको कुछ कुछ बातें का ध्यान रखना है। सबसे पहला बात यह है कि आप जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे वो आप एक्चुअल बेसिस पे बनाएंगे। जो हम लोग एक्रूअल बेसिस की अकाउंटिंग करते हैं वैसे नहीं बनाना है आपको। मतलब क्या हुआ इसका सर, सपोज कीजिए आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है गुड्स परचेजेस इंक्लूडेड परचेजेस फॉर विच इनवॉइस हैव बीन रिसीव्ड बट गुड्स हैव नॉट बीन रिसीव्ड टिल डेट ऑफ फायर। तो इसका एक्रूअल बेसिस के हिसाब से आपको परचेजेस रिकॉर्ड करना वो सही बात था, बट अभी आपका मकसद क्या है, आपका ये एम क्या है, टारगेट क्या है, आपको डेट ऑफ फायर में क्लोजिंग स्टॉक आपके वेयर हाउस में कितना पड़ा हुआ था वो निकालना हमारा टारगेट है। तो अगर जो परचेजेस आपका इन्फ्लेटेड ले लेंगे, मतलब परचेजेस इंक्लूडेड परचेजेस फॉर विच गुड्स हैव नॉट बीन रिसीव्ड टिल डेट ऑफ फायर, मतलब यहां पे कुछ जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे आप लोग, तो यहां पे जो परचेजेस का अमाउंट लिखे उसमें एक ऐसा अमाउंट आ रहा है जिसके लिए आपको गुड्स मिला ही नहीं है। सपोज कीजिए वो 1 लाख रुपया का है, तो अगर आपको गुड्स मिला ही नहीं है उसका, तो आपको तब भी आप यहां पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये तो आपके क्लोजिंग स्टॉक में भी फिर आएगा, आपको 1 लाख रुपया बढ़ा देगा। बट आपका ये 1 लाख रुपया तो आपको मिला ही नहीं, तो आप कैसे बोल सकते हैं तो ये क्लोजिंग स्टॉक भी आपका 1 लाख रुपया का और सामान जल गया है, तो ये भी नहीं बोल सकते हैं आप इस चीज को। ये तो आपको क्या, इस चीज में चीज आपको गुड्स नहीं मिला है अभी तक, तो उसको परचेज में रिकॉर्ड मत कीजिए। तो हम लोग को सर परचेज कैसे रिकॉर्ड करना होगा,
परचेज सिर्फ उन्हीं गुड्स का रिकॉर्ड करना होगा जो आपके वेयर हाउस में आ चुका है टिल डेट ऑफ फायर। वेदर इनवॉइस मिला वेदर या इनवॉइस नहीं मिला, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर आपके वेयर हाउस में आपका अगर गुड्स आ गया है तो उसको परचेज मान लीजिए, या अगर नहीं आया है तो उसको परचेज नहीं मानिए। सेम गोज फॉर सेल्स। अगर आपके वेयर हाउस से गुड्स डिस्पैच हो गया है, मतलब गुड्स निकल गया है वेयर हाउस से, तो ही उसको सेल्स मानिए, अन्य नहीं तो सेल्स नहीं मानना है आपको उसको। अगर गुड्स निकल गया है वेयर हाउस से तो ही सेल्स माना जाएगा उसको। ठीक है, एक ये कॉन्सेप्ट था जो स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। तो इसमें दो चीज हो सकता है, एक जिसका आपको अप्रूवल मिल गया है, एक जिसका आपको अप्रूवल नहीं मिला है। तो जिसका अप्रूवल मिल गया है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसका अप्रूवल नहीं मिला है तो उसका जनरली हम लोग क्या करते हैं, रेवेन्यू जो हमने रिकॉग्नाइज किया है उसको हम लोग रिवर्स कर देते हैं और अपने क्लोजिंग स्टॉक को इंक्रीज कर लेते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट यहां तक सही था। बट अभी क्या होता है, जो आपको अप्रूवल नहीं मिला है तो आप क्लोजिंग स्टॉक को इंक्रीज कर लिए, बट आपको गुड्स क्या आपके पास है, वो गुड्स तो आपके पास नहीं है, दैट गुड इज स्टिल लाइंग विद द कस्टमर। आपको अप्रूवल नहीं मिला है, आपने रेवेन्यू रिवर्स कर दिया, दैट इज अ करेक्ट थिंग, बट आप अपने इन्वेंट्री को नहीं बढ़ा सकते हो। तो सर इसमें कैसे एंट्री करें हम लोग? तो आपको अगर जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो आप लोग इसमें, तो आप लोग क्या करोगे, यहां पे आपको जो रेवेन्यू, सपोज कीजिए जो अप्रूवल नहीं मिला है ये 1 लाख रुपया का है, सेल 1 लाख रुपया का हुआ था और इसका कॉस्ट मेरा 80,000 है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहां पे रेवेन्यू को जो सेल हुआ है आपका उसको यहां पे 1 लाख रुपए से रिड्यूस कर देते हैं, 1 लाख रुपए से रिड्यूस कर दिए, एंड अगेन अपना क्लोजिंग स्टॉक को 80,000 से इंक्रीज कर दिए। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, 80,000 भी हमारा फायर में जल गया। अरे भाई ये स्टॉक तो हमारे पास था ही नहीं, तो जल कैसे गया? तो आपको इसको क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिखना है, आपको यहां पे लिखना है गुड्स लाइंग विथ कस्टमर। ये भी क्लोजिंग स्टॉक है बट ये हमारे पास नहीं था, मतलब क्लोजिंग स्टॉक विच वाज नॉट सब्जेक्ट टू फायर, हेंस नॉट सब्जेक्ट टू लॉस, हेंस नॉट सब्जेक्ट टू क्लेम। तो इससे आपको क्लेम नहीं मिलेगा कि आपका ये जला ही नहीं है ये स्टॉक ना, दैट्स इट। तो ये दोनों मिस्टेक्स थी जो स्टूडेंट्स करते हैं, मिस्टेक लॉस ऑफ स्टॉक के कैलकुलेशन में। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक, दैट इज लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, और इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो बोलते हैं कंसीक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। बहुत बार क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन बोल देता है कंसीक्वेंशियल लॉस पॉलिसी एंड स्टूडेंट्स कंफ्यूज जाते हैं, ये कौन सा पॉलिसी है, तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं। तो ये इसी का नाम है, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का ही नाम है कंसीक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। तो क्यों बोला जाता है इसको कंसीक्वेंशियल लॉस पॉलिसी? थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि सपोज कीजिए जिस दिन आग लगा तो उस दिन हमने स्टॉक, हमारा स्टॉक जल गया वो लॉस हो गया, या हमारा कुछ असेट्स भी जल गया वो लॉस हो गया। तो वो लॉस तो हम लोगों ने इंश्योरेंस क्लेम कंपनी से सेपरेटली क्लेम कर लिया, बट हमारा ये आग फायर के कारण हमारा कुछ समय तक बिजनेस इंटरप्टेड भी रहता है, से 3 मंथ्स और 4 मंथ, जनरली इट इज लिमिटेड टू 6 मंथ्स और 1 ईयर, उससे ज्यादा नहीं होता है। क्योंकि जितना ज्यादा आप ये पीरियड लेके जाएंगे क्लेम के लिए उतना ज्यादा आपका पॉलिसी का प्रीमियम अमाउंट बढ़ते जाएगा। तो अकॉर्डिंगली वही इसमें इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं इंडेमनिटी पीरियड, मतलब अफेक्टेड पीरियड, पीरियड अफेक्टेड ड्यू टू फायर। ठीक है, तो उसी ये क्या होता है कंसिक्वेंट टू फायर, तो इसलिए इसका नाम पड़ा कंसिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। तो इसमें हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग निकालते हैं व्हाट इज शॉर्ट सेल्स, देन हम लोग जो शॉर्ट सेल्स हुआ उसके कारण हमारा प्रॉफिट कितना लॉस हो गया हम लोग वो निकालते हैं। ठीक है,
अब हम लोग निकालते हैं एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम। सर एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम क्या होता है? देखिए एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम क्या होता है, आपने जो अफेक्टेड पीरियड में आपके बिजनेस को रन करने के लिए, सपोज कीजिए आप जिस प्रीमाइसेस में अपना बिजनेस रन करते थे वही उसमें ही आग लग गया, तो आपने एक सेपरेट बिजनेस एक प्रीमाइसेस को रेंट पे लिया, तो वो एक एडिशनल एक्सपेंस लगा आपको। क्यों? क्योंकि आप अपना सेल्स एटलीस्ट बिजनेस कुछ तो कर पाएंगे आप अपना उस अफेक्टेड पीरियड में, इसलिए वो एडिशनल एक्सपेंस इनकर्ड उसका भी क्लेम होता है। तो आप फिर ये दोनों निकालने के बाद आप निकालेंगे टोटल लॉस कितना हुआ। टोटल लॉस क्या, किस किस चीज का? प्रॉफिट लॉस प्लस एडिशनल एक्सपेंसेस, इन दोनों का निकालेंगे, दैट इज स्टेप 2 प्लस स्टेप 3। टोटल लॉस निकालने के बाद आप निकालेंगे क्लेम अमाउंट। तो ये इसका प्रोसीजर था। अब हम लोग इसको एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाते हैं कि कैसे आपको क्या सब चीज का मतलब, एक एक वर्ड का मतलब मैं आपको समझाऊंगा। आपको फिगर करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको सब चीज समझा दूंगा और कैसे कैलकुलेशन होता है वो भी समझा दूंगा। मैं इसमें कोई क्वेश्चन स्पेसिफिक कंसीडर नहीं करूंगा, बट आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी हो रही है आप मेरे को पिंग कर सकते हैं, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई टू दैट। मैं अपना कॉन्टेक्ट डिटेल्स को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आइए डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का मैंने एक डायग्राम सिंप्लीफाई करके बनाने का ट्राई किया है। आइए डिस्कस करते हैं इसको। सो सपोज कीजिए ये 2019 था, ये 2020 है, तो 2020 ऐसे भी अच्छा नहीं चल रहा है। तो इस दिन सपोज कीजिए 1 सितंबर को किसी बिजनेसमैन की फैक्ट्री में आग लग गया, फायर लग गया। तो यहां फायर लग गया, तो उसके कारण तो यहां से 1 सितंबर से 30 नवंबर तक उसका एक्सपेक्टेशन है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, इस 3 मंथ्स के लिए उसका बिजनेस नॉर्मल नहीं रहेगा, उसका बिजनेस नॉर्मल नहीं चल पाएगा। मतलब जैसा चलना चाहिए था, अगर यही पीरियड अगर इस पिछले साल में देखा जाए तो जिस हिसाब से इस साल में चला था बिजनेस, उस हिसाब से यहां पे नहीं चल पाएगा बिजनेस। तो इसलिए हम लोग अब पहला हम निकालेंगे कि कितना से बिजनेस को इंपैक्ट हुआ, वो निकालना पड़ेगा। तो सपोज कीजिए हमारा यहां पे सेल हुआ था 7 लाख रुपीस का इस पीरियड में, मतलब जो हमारा इंपैक्टेड पीरियड है वो सेम पीरियड प्रीवियस ईयर में हम लोग निकाल लिए कितना का सेल किए थे, 7 लाख रुपया का सेल किए थे, और यहां पे हमारा सेल हो रहा है सपोज कीजिए 3 लाख रुपया का। तो कितना, देखिए इसका मतलब क्या होता है, अगर ये आग नहीं लगता तो मेरा 7 लाख रुपया का सेल होता, तो मेरा 7 लाख रुपया का सेल होता, बट सिंस मेरा आग लग गया तो मेरा 3 लाख रुपया का ही सेल हुआ। तो मेरा सेल कितना कमती हुआ, तो हम बोलेंगे मेरा सेल होना चाहिए था 7 लाख बट हुआ 3 लाख, तो 4 लाख रुपया मेरा सेल जो है कमती हुआ है, मेरा सेल 4 लाख रुपया से कमती हुआ है। ये एक सिनेरियो है। अब दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, वो बोलेगा नहीं 7 लाख तो पिछले साल का था, मैं तो इस साल सोच रहा था कि सेल्स मेरा इंक्रीज होगा। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, तो वो बोलेगा देखिए मेरा आग तो इस दिन लगा है ना, तो आप अगर आग लगने के पहले का पीरियड का सेल्स देखेंगे ना, तो वो मेरा है यहां पे सपोज कीजिए 6 लाख है मेरा यहाँ पे। ये तो मेरे को मालूम है ना, इस पीरियड मैंने 6 लाख का रुपया का सेल किया है, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैंने 4 लाख का ही सेल किया था, मतलब सेम पीरियड में पिछले साल में 4 लाख का हुआ था, इस साल में 6 लाख का हो गया। तो आप बताइए मेरा सेल कितना से बढ़ा है इस साल में, 6/4, मतलब 1.5 टाइम्स मेरा सेल इंक्रीज हो गया है। तो कॉरस्पॉन्डिंग इंपैक्ट मेरे को यहां भी देना चाहिए ना, मतलब 7 लाख का सेल तो पिछले साल था, हम इस बार एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरा सेल 7 लाख इंटू 1.5 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 10,50,000 का सेल मेरा एक्सपेक्टेशन था इस पीरियड में, और मैंने कमाया कितना, मैंने सेल कितना किया 3 लाख का। तो फिर मेरा शॉर्ट सेल्स कितना हो गया, मतलब कितना सेल्स मैंने कमती किया, तो मैंने सेल्स कमती किया कितना से 7.5 लाख रुपया से, 7,50,000 से सेल मैंने कमती किया। तो सबसे पहले आपको कैसे देखना है, शॉर्ट सेल्स निकालने के लिए आपको जिस आपका इंपैक्टेड पीरियड में कितना सेल हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल सेल्स,
ठीक है। अब आपका प्रीवियस ईयर में सेम पीरियड में कितना सेल हुआ था, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल्स। स्टैंडर्ड सेल्स, तो स्टैंडर्ड सेल को हम लोग एक्चुअल सेल से कंपेयर करते हैं और जो जितना डिफरेंस आता है वो होता है शॉर्ट सेल्स। सेकेंड सिनेरियो मैंने बताया था, अगर ट्रेंड दिया हुआ है, क्वेश्चन बोल दे, आपको क्वेश्चन या तो स्पेसिफिकली बोल देगा कि आपका मेरा सेल जो है इस साल या तो 10% बढ़ा है, 10% गिरा है, या कुछ भी बताएगा, 10% 15% जो भी बताएगा क्वेश्चन में आपको बता देगा डायरेक्टली, तो आपको इस 7 लाख को उससे एडजस्ट करना पड़ेगा। सपोज हमारे केस में 1.5x था, तो हम लोगों ने इसको एडजस्ट किया। अगर आपके क्वेश्चन में नहीं भी दिया रहा तो और आपको क्वेश्चन में इस पीरियड का, दोनों पीरियड का डेटा दिया हुआ है, तो आपको ट्रेंड पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना से ये नॉन अफेक्टेड पीरियड के कितना से सेल इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है इन द करेंट ईयर। कैसे ट्रेंड निकालेंगे? नॉन अफेक्टेड पीरियड बिफोर सेल्स, नॉन अफेक्टेड पीरियड बिफोर सेल्स, उस पीरियड को हम लोग कंपेयर करेंगे कब? सेम पीरियड इन द प्रीवियस ईयर, सेम पीरियड इन द प्रीवियस ईयर कंपेयर करेंगे और कैलकुलेट करेंगे ट्रेंड, और उस ट्रेंड को हम लोग स्टैंडर्ड सेल्स पे लगाएंगे, उस ट्रेंड को हम लोग स्टैंडर्ड सेल्स पे लगाएंगे। अब इस सेल्स को हम लोग एक्चुअल सेल्स से कंपेयर करेंगे, तो हमारा आएगा शॉर्ट सेल्स। आई एम रिपीटिंग हियर अगेन, हमें निकालना है शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स कैसे निकलता है? आपका स्टैंडर्ड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स इज शॉर्ट सेल्स। स्टैंडर्ड सेल्स क्या होता है? आपका अफेक्टेड पीरियड का सेम पीरियड आपके प्रीवियस ईयर में, मतलब 1 सितंबर 30 नवंबर, सेम पीरियड प्रीवियस ईयर में, आपको बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल्स। तो स्टैंडर्ड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स इज इक्वल्स टू शॉर्ट सेल्स, मतलब इतना सेल होना चाहिए था, आपका सेल इतना ही हुआ, तो इतना से सेल कमती हुआ आपका। अगर ट्रेंड दिया हुआ है, ट्रेंड क्या होता है? हम लोग का एक्सपेक्टेशन था कि इस साल मेरा बिजनेस इतना से ग्रो करेगा या गिर जाएगा बिजनेस हमारा इस साल, तो उसको हम लोग को स्टैंडर्ड सेल्स में उसका इंपैक्ट देना पड़ेगा। उसको इंपैक्ट देने के बाद हम लोग एक्चुअल सेल्स से कंपेयर करेंगे, तब जो फिगर आएगा वो हो जाएगा हमारा शॉर्ट सेल्स। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है? ये हो गया शॉर्ट सेल्स। हमारा सेकेंड स्टेप क्या था? कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। प्रॉफिट लॉस निकालेंगे कि आपका जो शॉर्ट सेल्स हुआ उसमें आपने कितना प्रॉफिट गंवाया। तो कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट लॉस बराबर शॉर्ट सेल्स इंटू जीपी रेशियो। अब यहां पे आपका जीपी रेशियो का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। आप अभी तक लॉस ऑफ स्टॉक में जीपी रेशियो क्या निकालते आए हो? ग्रॉस प्रॉफिट बाय टर्नओवर इनटू 100। अब यहां पे ऐसा नहीं होगा, तो कैसा होगा सर? यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर। आप क्या लेते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर। तो एक बात बताइए, यहां पे एक्चुअली लॉजिक वाइज सेम है, बट आपको एक बात समझना होगा कि देखिए आपका अगर ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते हैं तो क्या होता है? सब कुछ के लिए ट्रेडिंग, मेरा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है मेरा। तो आप अपना यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, परचेजेस लिखते हैं, यहाँ पे आप सेल्स लिखते हैं, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, और यहां पे आ जाता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप यहां पे लिखते हैं और यहां पे लिखते हैं आप क्या क्या? फिक्स्ड कॉस्ट्स, और तब जाकर आता है नेट प्रॉफिट। यही होता है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? नेट प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, नेट प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट बाय टर्नओवर, हम ये निकाल रहे हैं। नेट प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? अल्टीमेटली तो ये ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, बट यहां पे इसको इस तरह से लिखने की जरूरत क्या पड़ी? जरूरत इसलिए आया कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना, कंपनी किसी किसी केस में क्या करता है, इसको 100% इंश्योर नहीं कराता है, इसको 80% इंश्योर कराया, तो इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस लेंगे। मतलब
इंश्योरेंस कंपनी बोली कि तुम जितना परसेंटेज इंश्योर कराओगे ना, हम लोग उतना ही मानेंगे कि तुम्हारा फिक्स्ड कॉस्ट है। तो यहां पे तुम्हारा उस हिसाब से ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर। तो आपने शॉर्ट सेल्स अभी तक निकाला, वो आया था 7.5 लाख रुपया, 7,50,000। सपोज कीजिए इस फॉर्मूला से मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 20%, तो मेरा हो जाएगा 15,000, ये 1,50,000 हो जाएगा आपका प्रॉफिट लॉस्ट, 1,50,000 आपको हो जाएगा प्रॉफिट लॉस्ट। ठीक है, तो ये आ गया आपका सेकंड स्टेप भी क्लियर हो गया कि आपका फर्स्ट स्टेप क्या था, शॉर्ट सेल्स, सेकंड स्टेप क्या था, प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस कैसे निकलता है, शॉर्ट सेल्स इनटू जीपी रेशियो, एंड जीपी रेशियो क्या होता है, नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर। अब आता है हमारा थर्ड स्टेप, दैट इज एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम। आइए उसको डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम। तो क्या होता है एडिशनल एक्सपेंसेस? जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका है, एडिशनल एक्सपेंसेस ऐसा एक्सपेंसेस होता है, सपोज कीजिए आपका जो ऑफिस था जिसमें आप बिजनेस करते थे वो ही जल गया अगर आपका, तो आपको अपना बिजनेस रन करने के लिए एक नया स्पेस को रेंट पे लेना पड़ेगा। तो उस तरह के खर्चा, मतलब ऐसा कोई भी एक्सपेंसेस जो आपको बिजनेस को आगे स्मूथ रन करने में हेल्प कर रहा है, वो हम लोग बोलते हैं एडिशनल एक्सपेंसेस। तो जो एडिशनल एक्सपेंसेस हुआ उसका भी तो क्लेम करेंगे ना हम लोग, तो कितना अमाउंट क्लेम कर सकते हैं? तो इंश्योरेंस एक्ट 1938 बोल रहा है हम लोग इन तीनों का लोअर क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड, मतलब आपका जितना एक्सपेंस इनकर हुआ उतना का उतना आप क्लेम कर लीजिए। सपोज कीजिए मेरा 100 रुपया एक्सपेंस हुआ था, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट आता है रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड इनटू जीबी परसेंटेज। सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया, क्या बोल रहे हो आप? देखिए मैं बात बताता हूं आपको। सपोज कीजिए अगर आप ये एक्सपेंस नहीं करते तो आपका सेल्स भी नहीं होता, मतलब अब अगर आप एडिशनल प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं लेते तो आपका सेल जो होता ना वो जीरो हो जाता। बट क्योंकि आपने ये खर्चा किया इसके कारण आपका सेल्स हुआ, तो मतलब रिडक्शन इन सेल्स, इसको इस तरह से पढ़िए, रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड, जितना रिडक्शन होता उसको अवॉइड किया गया। और अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो बोल सकते हैं एडिशनल सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस। इस एक्सपेंसेस के कारण आपने कितना एडिशनल सेल्स किया और उसको उस सेल्स से आपको कितना ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज आपने कमाया, उस पे मतलब एडिशनल कितना आपने इंश्योरेंस कंपनी को मुनाफा करके दिया। इस एक्सपेंडिचर जो आपने किए हो उसके कारण इंश्योरेंस कंपनी को कितना मुनाफा हुआ। सर ये मुनाफा कैसे हुआ, ये प्रॉफिट कैसे हुआ? सर देखिए, क्योंकि अगर आपका जितना भी सेल्स आपका ज्यादा होगा उतना शॉर्ट सेल्स आपका कम होगा, जितना सेल्स ज्यादा होगा उतना शॉर्ट सेल्स कम होगा। सर कैसे? अगर आपका एक्चुअल सेल्स बढ़ते जाएगा तो आपका शॉर्ट सेल्स गिरते जाएगा ना, क्योंकि आपका एक्सपेक्टेड सेल्स कुछ और था, कुछ था, आपका एक्सपेक्टेशन था कि अगर आग नहीं लगता तो मेरा सेल्स इतना होगा, तो अब आग लग गया है तो आपका सेल्स होना ही नहीं था, ठीक है, सेल्स होता ही नहीं, आपका सेल्स यहां पे रहता। बट आपने अगर आपने जो एक्सपेंसेस किया एडिशनल उसके कारण आपका सेल्स बढ़ गया तो आपका शॉर्ट सेल्स देखिए गिर गया ना, शॉर्ट सेल्स आपका गिर गया। तो इसलिए बोल रहा हूं कि इंश्योरेंस कंपनी को कितना का मुनाफा करके दिया। सपोज ये जो आपने सेल्स किया वो आपने सेल्स किया 400 रुपया का सेल्स किया, आपने 400 रुपया का सेल्स किया, आपने सपोज कीजिए 400 रुपया का सेल्स किया और इस पे ग्रॉस प्रॉफिट आपने 20% कमा के दिया, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी का आपको आपने 80 रुपीज का प्रॉफिट दिया। तो एक बात बताइए, एक सिंपल सा एग्जांपल पूछता हूं, अगर आप अपने फ्रेंड को बोलेंगे मैं तुम्हें 80 रुपीज का प्रॉफिट दे कराऊंगा बट एक शर्त पे कराऊंगा, अगर तुम मुझे 100 रुपया दोगे, तो बोलेगा पागल है क्या?
ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि अगर आपने प्रॉफिट 80 रुपीज का कराया और आप उससे 100 रुपया मांग रहे हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो इसलिए बोला कि तुमको 80 रुपीज तक दे सकते हैं हम, उससे ज्यादा नहीं देंगे हम। तो वही बोल रहा है कि आपने प्रॉफिट इंश्योरेंस कंपनी का 80 कराया है, तो उससे ज्यादा आपको इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी, क्योंकि आप 80 रुपए का प्रॉफिट कराने के लिए 100 रुपए का खर्चा कर रहे हो। ये कहां का लॉजिकल बात है? तो इसलिए आपको यहां पे 80 रुपीज में लिमिट कर दी है आपको, ठीक है। अब आता है थर्ड पार्ट। यहां पे इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है कि तुमने एक्चुअल एक्सपेंसेस जितना इंकर किया, हम लोग चेक करेंगे तुमने इसके अगेंस्ट कितना का इंश्योरेंस लिया था। तो बोली ग्रॉस प्रॉफिट ऑन टर्नओवर, एएटी होता है एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। ये कैसे निकालते हैं मैं आपको बता दूंगा अभी, बट आप इसको तब तक मान के चलिए ये टर्नओवर है, टर्नओवर, ठीक है। एनुअल, एक साल का टर्नओवर है ये, एनुअल टर्नओवर इसको मान के चलिए आप, एनुअल टर्नओवर। तो वो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर, कितना ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब इतना का आपको इंश्योरेंस का कराया, आपने इतना का इंश्योरेंस कराया है। और अगर आपने यहां पे इतना का इंश्योरेंस कराया प्लस आपने कुछ स्टैंडिंग चार्जेस, मतलब कुछ फिक्स्ड कॉस्ट हैं जिसको आपने इंश्योर नहीं कराया है, मतलब आपको इतना का इंश्योरेंस कराना चाहिए था, जीपी इंटू ऑन एटी प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अगर आपको जीपी का परसेंटेज याद होगा तो मैंने बोला था इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, तो मतलब यहां पे सिर्फ इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस आ रहा है, ये इंश्योर्ड प्लस अनइंश्योर्ड, यहां पे इंश्योर्ड, तो मतलब हाउ मच परसेंटेज ऑफ दिस एक्सपेंसेस इज इंश्योर्ड, तो उतना परसेंटेज तक का ही क्लेम दूंगी मैं, उससे ज्यादा क्लेम नहीं दूंगी, ये आपको इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी, ठीक है। तो ये बात हुआ आपका यहां पे। अब आपका बात हो रहा है कि इन तीनों का लोअर, सपोज कीजिए ये आपका आ गया है 60 रुपीज, तो आपको एडिशनल एक्सपेंस का क्लेम सिर्फ 60 रुपीज का मिलेगा। अब आपको क्वेरी आएगी सर एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर कैसे निकालते हैं, आप मुझे वो बता दीजिए। आइए इसको समझ लेते हैं। अब हम लोग समझते हैं एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर कैसे निकालते हैं। तो एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर के लिए बोला गया इट इज एन एनुअल टर्नओवर टिल डेट ऑफ फायर। तो इस दिन आपका आग लगा था 1 सितंबर 2020, इससे आपको एक साल तक लेना है, मतलब यहां से यहां तक का लेना है, 1 सितंबर 2019 से 1 सितंबर 2020 टिल डेट ऑफ फायर एनुअल टर्नओवर आपको लेना है, मतलब 12 मंथ्स प्रीसीडिंग फ्रॉम डेट ऑफ फायर, तो आपको ये लेना है। तो अब इसमें बोला ये हो गया, ये जो आपने अगर फिगर निकाला ये हो गया आपका एनुअल टर्नओवर। अब इसको एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर क्यों बोला जाता है? सपोज कीजिए आपके करंट ईयर में ट्रेंड है एट ₹10% का, एट 10% का ट्रेंड है कि सेल आपका 10% से इंक्रीज होगा। तो क्या बोला गया कि आपका सपोज कीजिए यहां पे सेल 7 लाख रुपीज है और यहां पे इस पीरियड में आपका सेल है आपका सपोज कीजिए 3 लाख रुपीज। तो ये जो 3 लाख रुपीज है, तो इसमें ये तो ऑलरेडी ट्रेंड से एडजस्टेड है ना, क्योंकि मेरा करंट ईयर यहां से है, तो ये तो ऑलरेडी ट्रेंड से एडजस्टेड है। तो बोल रहा है प्रीवियस ईयर का जो पीरियड है इस 12 मंथ्स में, इसको भी ट्रेंड का इंपैक्ट दीजिए। 10% होता 70,000, तो आपका कितना आएगा 7 लाख रुपीज प्लस 70,000 प्लस 3 लाख रुपीज, तो इसको हो गया आपको 7,70,000 एंड 10,70,000। किसी क्वेश्चन में आपको ये पूरा बाइफर्केशन नहीं देगा कि इस ये पीरियड का सेल कितना है, ये पीरियड का सेल कितना है, वो डायरेक्टली बोलेगा कि ये पूरा पीरियड 12 मंथ का सेल का पूरा पीरियड सपोज कीजिए 7 लाख है और ट्रेंड 10% है। तो क्वेश्चन एक्चुअली में वो गलत होता है, प्रैक्टिकली वो क्वेश्चन गलत है, बट आप एग्जाम में क्या कीजिएगा, आप उस पूरे 7 लाख पे 10% एडजस्ट कर दीजिएगा, आपको ये करना है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि शॉर्ट सेल्स कैसे निकालते हैं। शॉर्ट सेल्स कैसे निकलता है आपका, स्टैंडर्ड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स इक्वल्स टू शॉर्ट सेल्स। अगर ट्रेंड दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड सेल्स एडजस्टेड विद द ट्रेंड प्लस माइनस एक्चुअल सेल्स आपका आ जाएगा शॉर्ट सेल्स। सेकेंड स्टेप में हम लोग निकालते हैं प्रॉफिट लॉस, वो क्या होता है जीपी रेशियो इनटू शॉर्ट सेल। जीपी रेशियो कैसे निकलता है आपका, नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर।
ये आपका निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, आपका निकल गया प्रॉफिट लॉस। थर्ड हम लोगों ने निकालना सीखा एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम। एडिशनल एक्सपेंस में क्लेम में क्या हुआ, लोअर ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड। सेकेंड आपका क्या बोला गया, रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड इनटू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। रिडक्शन इन सेल्स अवॉइड के लिए मैंने क्या बोला था आपको, एडिशनल सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो पूरे एक्चुअल सेल्स को आप लोग मान लेंगे रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड, मतलब वो पूरा एक्चुअल सेल्स जो है वो ही एडिशनल एक्सपेंस के कारण ही हुआ है पूरा, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है तो। थर्ड मैंने क्या बोला, additional expenses into GP on adjusted annual turnover divided by GP on adjusted annual turnover plus uninsured standing charges। uninsured standing charges मतलब कितना का पॉलिसी हमने कराया डिवाइडेड बाय कितना का पॉलिसी हमें कराना चाहिए था, वो कर दो तो अपना निकल जाएगा एडिशनल एक्सपेंस जो आपने इनकर किया उसमें कितना परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेस इज इंश्योर्ड। तो वो तीनों में से जो लोअर होगा वो हो जाएगा आपका एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम। अब आपका थर्ड स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, टोटल लॉस। उसके लिए क्या बोला मैंने, टोटल लॉस कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट लॉस्ट शॉर्ट सेल्स इनटू जीपी रेशियो प्लस एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम माइनस सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। आपका जो भी फिक्स्ड कॉस्ट है और जो इंश्योर्ड था वो उसमें अगर कुछ सेविंग हो रहा है तो उसको आपको माइनस कर दीजिए, वो आपका निकल गया टोटल लॉस। ठीक है, यहां तक स्टेप 3 तक आप क्लियर हैं। अब हम लोग स्टेप 4 डिस्कस करेंगे, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट द क्लेम अमाउंट। आइए डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग क्लेम कैसे निकालेंगे। हम लोगों ने अभी तक निकाल लिया टोटल लॉस। टोटल लॉस कैसे निकाला था, प्रॉफिट लॉस प्लस आपका एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम माइनस एनी सेविंग्स इन द इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। हमेशा याद रखना है सेविंग्स इन द इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है, हम लोगों ने टोटल लॉस निकाल लिया। अब क्लेम अमाउंट आपका अगेन इसमें भी दो तरह से निकलता है, एवरेज क्लॉज और नॉट एन एवरेज क्लॉज। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो आपको एवरेज क्लॉज लगाना होगा। ठीक है, अब हम लोग को अगर एवरेज क्लॉज लगाना है तो हम लोग को ये निकालना पड़ेगा कि हमारा कितना परसेंटेज लॉस इंश्योर्ड है। कैसे निकालेंगे, पॉलिसी अमाउंट। हम लोगों ने इतना का इंश्योरेंस कराया, इतना का इंश्योरेंस कराया, इतना का इंश्योरेंस कराया। जीपी ऑन एएटी, जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, इतना प्रॉफिट, ये एक्चुअल प्रॉफिट है, इतना कराना था, इतना कराना था और इतना कराया, तो परसेंटेज निकल जाएगा, परसेंटेज ऑफ अमाउंट इंश्योर्ड, उसको टोटल लॉस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो हो जाएगा आपका क्लेम अमाउंट। बट दिस क्लेम अमाउंट शुड नॉट एक्सीड क्या, पॉलिसी से ज्यादा, पॉलिसी अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ये किस केस में आएगा आपका क्लेम अमाउंट पॉलिसी अमाउंट से ज्यादा, ऐसा केस है जहां पे आपका ये परसेंटेज ऑफ इंश्योर्ड 100% से ऊपर होगा, मतलब आपने ओवर इंश्योरेंस ले लिया है। मतलब आपका अगर लॉस 100 रुपए का होना चाहिए था और आपके पास पॉलिसी 100 से ज्यादा का है, मतलब 200 का है, 300 का है या 120 का है, जितना का भी है, तो तो उस केस में पॉलिसी अमाउंट से ज्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, पॉलिसी अमाउंट तक ही क्लेम कर सकते हैं। अब नॉन एवरेज क्लॉज में क्या करते हैं आप, क्लेम अमाउंट इक्वल्स टू टोटल लॉस बट इट शुड नॉट एक्सीड क्या, टोटल पॉलिसी अमाउंट, टोटल पॉलिसी अमाउंट को एक्सीड नहीं करना चाहिए। क्लेम अमाउंट शुड बी इक्वल टू टोटल लॉस बट इट शुड नॉट एक्सीड टोटल पॉलिसी अमाउंट। तो ये था हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। इसमें आपको 4 बात याद रखना है। सबसे पहले शॉर्ट सेल्स निकालिए, सेकंड आपको निकालना होगा प्रॉफिट लॉस, उसमें जीपी परसेंटेज मल्टीप्लाई करके शॉर्ट सेल्स पे। थर्ड आपको निकालना होगा एडिशनल एक्सपेंसेस, वो 3 आइटम बताया था उसका तीनों का लोअर होगा। फोर्थ निकालना होगा आपको टोटल क्लेम अमाउंट। ये चीज था आपका। अब मैं आपको बताता हूं कॉमनली मेड मिस्टेक्स इन प्रीवियस एग्जामिनेशंस इन ओल्ड सिलेबस एज वेल एज न्यू सिलेबस, जो स्टूडेंट्स ने मिस्टेक्स किया। पहला मिस्टेक, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर में स्टूडेंट्स ने ट्रेंड को एडजस्ट करना ही भूल गए। मतलब आपका अगर ये था, आपका ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है, ये आपका डेट ऑफ फायर है, सपोज कीजिए 1 सितंबर, ये प्रीवियस ईयर में 1 सितंबर है, तो आपको यहां से यहां तक का सेल्स होता है, प्लस इस पीरियड में आपको ट्रेंड एडजस्ट करना पड़ता है। तो स्टूडेंट लोग ये ट्रेंड एडजस्ट करना ही भूल गए। तो
आपको ये ट्रेड एडजस्ट करना जरूरी है, उसके बिना ये एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर गलत हो जाएगा और आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सेकंड मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो एडिशनल एक्सपेंस का क्लेम ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो आपको एडिशनल एक्सपेंस का क्लेम में एक एक चीज को अच्छे से कैलकुलेट करके देना है वहां पे, क्योंकि स्टूडेंट्स क्लेम ठीक करते हैं बट वहां पे मिस्टेक कर देते हैं छोटी छोटी। तो आपको वो मिस्टेक्स को नहीं करना है, प्रैक्टिस कीजिएगा एडिशनल एक्सपेंस क्लेम को। ये चैप्टर बहुत इजी है, 10 मार्क्स इज वेरी इजी टू स्कोर। तो इसमें आपको कोई भी दो बात नहीं होना चाहिए, आपको 10 मार्क्स 100% स्कोर करना है, मतलब करना है, दैट्स इट। तो आपको मैंने ये समझा दिया लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो रही हो तो आप डेफिनेटली मुझे पूछिएगा, मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करूंगा। और ऑन दिस नोट थैंक यू। आप अपने फ्रेंड्सों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और अगर कुछ भी फीडबैक हो तो डेफिनेटली कमेंट्स में लाइक कीजिएगा। थैंक यू।